Welcome back, my dear students, to the channel. Today we are going to discuss the last chapter of the syllabus of Term 1, that is chapter 22, that is role of parliament and law making in India. So इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट जो हमारी है संसद, उसका क्या रोल है, उसका क्या काम है, और भारत में लॉ मेकिंग क्या है, रूल्स क्या है, कैसे बनते हैं कायदे कानून, वो सब कुछ देखेंगे. So as usual, before going to the introduction, let us see a small glossary. The first word is consent. Consent का मतलब it is not concern, it is consent. The consent means permission. ठीक है, एक अप्रूवल, एक परमिशन जो होती है. नेक्स्ट इज इंटिमिडेशन. इंटिमिडेशन मीन्स थ्रेट, कोई भी डर, राइट. विदाउट इंटिमिडेशन इट मीन्स कोई भी डर, बिना डर के. रिक्विजिट माने एसेंशियल, जरूरी. समन कोर्ट के रिलेटेड वर्ड है. ऑथोरिटेटिवली और अर्जेंटली कॉल ऑन समवन टू बी प्रेजेंट. प्रेजेंट होने के लिए, हाजिर होने के लिए समन सुनाए जाते हैं. तो ऑथोरिटी का यूज करके किसी को हाजिर रहने के लिए जब कहा जाता है तो दैट इज कॉल्ड समन, राइट. नेक्स्ट इज प्रोरोग. दैट इज द वर्ड प्रोरोग. टू डिसकंटिन्यू अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट और अदर लेजिस्लेटिव असेंबली. बंद कर देना, स्टॉप कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना, वो भी इसका यूज करते हुए, पावर का यूज करते हुए, दैट इज कॉल्ड प्रोरोग. काफी नया वर्ड है. असेंट, अप्रूवल और अग्रीमेंट. डेलीगेशन माने रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि. जैसे कि वर्ल्ड लेवल की कोई मीटिंग होती है तो इंडिया में से 3-4 लोग जाते हैं तो दैट इज डेलीगेशन ऑफ इंडिया. पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो क्या होता है? एक तो होता है बैग, बट यहाँ पे पोर्टफोलियो मतलब पूरा प्रोफाइल. द पोजीशन एंड ड्यूटीज ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट और मेंबर ऑफ अ कैबिनेट. मिनिस्टर ऑफ स्टेट या कैबिनेट के मेंबर की पोजीशन और ड्यूटीज, उसको जो काम सौंपा जाता है और उसका पोजीशन क्या दिया जाता है, दैट इज पोर्टफोलियो. नेक्स्ट इज टेंडेंसी. टेंडेंसी मीन्स टाइप ऑफ बिहेवियर, किस तरह का बर्ताव, दैट इज टेंडेंसी, जिसको एटीट्यूड भी कहते हैं. डिस्क्रिशनरी, इट मीन्स नॉन मैंडेटरी. एक अर्थ ये भी होता है कि कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी. यूनिक, एक खुद के अपने पे अधीन, राइट, विवेक बुद्धि के अनुसार. एलिसिट, इट मीन्स टू इवोक और ड्रॉ आउट, किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, निकालना, दैट इज एलिसिट. ग्रेव माने सीरियस. आर्बिट्ररी, based on random choice or personal whim rather than any reason or system. किसी सिस्टम या रीजन को लेते हुए नहीं, लेकिन मन में जो आए, बेधड़क मन में जो आए ऐसे करना, दैट इज आर्बिट्ररी, राइट. तो ये आर्बिट्ररी नेगेटिव वर्ड. गैजेट. गैजेट का मतलब होता है ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑफिशियल पब्लिकेशन, राइट. So let us move on to the introduction of the chapter. The glossary is over. Thank you. So chapter 22, role of the parliament and law making in India. आप देख रहे हैं हमारे नागरिक के फोटोज, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो अपना एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिखा रहे, अपना राइट टू वोट दिखा रहे, राइट. व्हाट विल बी देयर इन दिस, द बिग आइडिया. डेमोक्रेसी, हम क्या देखेंगे इसमें? डेमोक्रेसी इन इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स रोल, कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, लॉ मेकिंग इन इंडिया, चेंजिंग कंट्रोवर्शियल लॉज, ये सारी चीजें हम देखेंगे. न्यूज मेकर में देखा जाए तो द 17th लोकसभा इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया इन 2019, ये हमारी जो बुक है उसमें पूरा अप टू डेट डेटा दिया है, रिसेंट लेटेस्ट डेटा दिया है. हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ये काफी जानने लायक है कि 17th लोकसभा जो 2019 में जो हुई थी लोकसभा इलेक्शन,
उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हुए आज तक के, अब तक के हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल एमपीज। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 543 मेंबर्स 78 आर वीमेन। क्लियर? एट ए ग्लांस देखा जाए तो इस चैप्टर को हम वर्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा दैट इज लोअर हाउस एंड राज्यसभा दैट इज अपर हाउस। लोकसभा में देखा जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में देखा जाए तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और उसके पास है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फिनेंशियल, जुडिशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। ये सारे पावर्स उनके पास होते हैं। लोकसभा, उसमें क्या होता है? स्पीकर होता है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मेंबर्स यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, राइट, वो हर 5 साल में चुने जाते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552 मेंबर्स, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552 मेंबर्स की। राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो चलाते हैं। एंड मेंबर्स आर इधर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, या तो इलेक्टेड होते हैं या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं। एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 मेंबर्स की होती है। हमें याद रखना है, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 एंड राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250। हियर इज अ वार्म अप एक्सरसाइज। डेटा दिया गया है ग्राफ के रूप में। तो लोकसभा में विमेन का रिप्रेजेंटेशन, राइट, कोई भी हो सकता है, मेन विमेन, बट विमेन जो है उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा से डिप्राइविंग होता आ रहा है। तो उसमें देखा जाए तो 520 सीटें टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की देखा जाए तो 542 सीटें, राइट, विमेन और ये विमेन कंटेस्टेंट्स की। 1967 में विमेन कंटेस्टेंट्स 520, 2019 में 542, राइट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, सॉरी, 1967 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी थी, इस 2019 में 542। फिर 1967 में विमेन कैंडिडेट्स कंटेस्टेंट्स थे 67, और 2019 में 716 इतने विमेन कंटेस्टेंट्स थे। तो हर बार ये बढ़ता जा रहा है, और विमेन का पार्टिसिपेशन एक मॉडर्न एज के तरफ डायरेक्शन हो रहा है। और 1967 में कितने नंबर ऑफ विमेन एमपीज इलेक्ट हुए? 67 में से 29 इलेक्ट हुए। तो परसेंटेज वाइज जो अगर देखा जाए तो 1967 में वो आंकड़ा काफ़ी अच्छा था, क्योंकि तकरीबन 42-43% है। और अगर 2019 में देखा जाए तो 716 के मुकाबले सिर्फ 78 माने 78, राइट, उसका मतलब हुआ तकरीबन 11-12%, राइट। सो 11% ही हुआ, यस, क्लियर। तो इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि वह काफ़ी इजी है, तो आप सब दे सकते हो, राइट। So let us start the chapter. In a democracy, people of the nation participate in the decision making through their elected representatives. Democracy माने लोकशाही। लोकशाही में क्या होता है? लोग, देश के लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं? उनके इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा वो देश में निर्णय लेने का काम करते हैं, राइट। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द कंसेंट ऑफ द पीपल। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे महत्व का जो फीचर होता है वो होता है कंसेंट ऑफ द पीपल। कंसेंट हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया कि परमिशन, अप्रूवल। डेमोक्रेसी कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एज वेल एज इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। डेमोक्रेसी में 2 तरह का सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, राइट। प्रेसिडेंशियल के फीचर्स देखें तो द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज लेड बाय द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट लीडर होता है एग्जीक्यूटिव का। डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर से थोड़ा अलग होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। द प्रेसिडेंट सर्व्स बोथ एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। देश का हेड भी वही होता है और गवर्नमेंट का हेड भी वही होता है। He or she is the supreme law-making authority and is not responsible to the legislative body of the government. Presidential system में वो law-making authority, supreme law-making authority होते हैं, right? कुछ भी कायदे कानून में वो चेंज ला सकते हैं and वो गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। द लेजिस्लेचर कंप्राइजेस द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। कंट्री के लिए कायदे कानून बनाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और वो है दो हाउसेस, पार्लियामेंट के टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। The Prime Minister is the real head of the government as well as the leader of the majority party in the parliament. Prime Minister क्या होता है पार्लियामेंट्री में? गवर्नमेंट का रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है as well as majority party या फिर कोलिशन का लीडर होता है पार्लियामेंट में। मेजोरिटी पार्टी माने जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स, आधे से ज्यादा वोट्स पार्टी को मिले वो मेजोरिटी है, और अगर कोई पार्टी को नहीं मिला तो कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी पार्टी इकट्ठा होकर एक गवर्नमेंट बनाती है तो उसका जो लीडर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। He or she selects the minister to form the council of ministers who are responsible to the parliament. वो प्राइम मिनिस्टर ही सिलेक्ट करते हैं अपने मिनिस्ट्री, उसमें जो मिनिस्टर्स, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, और वो पार्लियामेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट को वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल एस हमारी सिस्टम गुलामी वाली ग्रेट ब्रिटेन। भाई जब इंडिया पार्लियामेंट्री है तो क्यों ग्रेट ब्रिटेन एज एन एग्जाम्पल लेना? हम एग्जाम्पल में लिखेंगे इंडिया। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी कैसी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म, मतलब पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है, उसमें प्रेसिडेंट का ही सब कुछ चलता है। इंडिया में प्रेसिडेंट सबसे ऊंचा पद तो है, लेकिन हेड और लीडर जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विच कंडक्ट्स रेगुलर इलेक्शंस एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये भारत जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब आपको तुरंत दिमाग में ख्याल आता है कि भारत से बड़ा तो चीन है, बट चीन डेमोक्रेसी नहीं है। और भारत जो है उसमें नेशनल और स्टेट लेवल पे हर 5 साल रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, राइट? The participation of the people in the decision making processes and the consent of the citizens are two of the guiding principles of India's parliamentary form of government, right? लोगों का पार्टिसिपेशन किसमें? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों का पार्टिसिपेशन होना, और लोगों की अप्रूवल माने लोगों का परमिशन होना। ये दो ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो भारत की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो भारत में डेमोक्रेसी किस टाइप की है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने के क्या क्या रीज़न है, उसको स्वीकारने के क्या रीज़न है? क्योंकि प्रेसिडेंशियल भी कर सकते थे तो पार्लियामेंट्री क्यों की? द रीजंस फॉर द अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। अब उसका क्लासिफिकेशन देखिए। फर्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णय लेने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रजा ही राजा है,
डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, राइट। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में होता है। कैसे? बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, द इंडियंस हैड बीन forced to obey the laws imposed by the British government, in which they had little or no role in the decision making process. तो इंडिपेंडेंस के पहले हमारी हालत क्या थी? तो हम सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कुछ भी कायदे कानून बनाए हैं उसको ओबे करना, मानिए उसको फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाता था, और वो जो लॉज थे उसमें हमारा कोई रोल नहीं था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, राइट। निर्णय लेने में हमारा मतलब पब्लिक का कोई रोल नहीं था। The leaders of the Indian freedom struggle wanted a system in which everyone would be treated equally and allowed to participate in the governance of the country without fear or intimidation. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स एक ऐसी सिस्टम चाहते थे जिसमें सभी को एक समानता के साथ ट्रीट किया जाए, उसके साथ बर्ताव एक समान जैसा किया जाए, और सबको कंट्री माने देश के गवर्नेंस में किसी भी तरह के डर या किसी भी तरह के दाग धमकी के बिना देश के गवर्नेंस में पार्टिसिपेट होने का मौका भी मिले। गवर्नेंस का मतलब है देश चलाना, राइट। तो अभी हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसमें क्या होता है, लोग ही देश चलाते हैं। कैसे, वो हम इस चैप्टर में देखें। The people would enjoy the rights to raise issues that matter to them and make their governments accountable. इसमें होता है कि लोगों को अपना अधिकार, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोग अपना अधिकार, ये फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के जो लीडर्स थे उन्होंने ऐसा सोचा था कि लोग जो है वो अपने अधिकार एंजॉय करेंगे। जैसे कि कैसा अधिकार, टू रेज इश्यूज दैट मैटर्ड टू देम, उनसे कंसर्न हो, उनसे ताल्लुकात रखते हो, ऐसे इश्यूज को वो रेज कर सकते हैं, माने गवर्नमेंट के सामने ला सकते हैं। एंड मेक देयर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल, और उसके लिए अगर गवर्नमेंट जिम्मेदार है तो गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएंगे और उसको सोल्व भी गवर्नमेंट करेंगे। दूसरा है द कंसेंट ऑफ द सिटीजन, सिटीजन से कंसेंट लेना, माने परमिशन लेना, अप्रूवल लेना। द क्वेस्ट फॉर पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑल्सो मेंट द एबिलिटी टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द सेम, राइट। डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्टिसिपेशन लेने की क्वेस्ट, एक प्यास, एक इच्छा, एक विलिंगनेस, उसका ये भी मतलब होता है कि एबिलिटी टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने की एबिलिटी सब में होनी चाहिए। कैसे होगी? इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कैसा चुनाव? फ्री होना चाहिए, चुनाव में पार्टिसिपेट करना फ्री होता है, और फेयर माने ऑनेस्ट, एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द सेम, और ये सब में लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी। द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन वुड रिप्रेजेंट द मूड ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजन्स। इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो सिटीजन और कंट्री दोनों का मूड बताता है, राइट। इलेक्शन का रिजल्ट कि भाई कौन सी मूड में है जनता। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वुड फॉर्म गवर्नमेंट्स एंड रिप्रेजेंट्स द पीपल इन द पार्लियामेंट। जो इलेक्टेड प्रतिनिधि होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में पूरा देश तो नहीं जा सकता अपना काम धंधा छोड़ के, इसीलिए हम अपने नेता को चुनते हैं और फिर पार्लियामेंट में वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे एरिया का। इन अदर वर्ड्स द सिटीजन्स वुड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा गवर्नमेंट बनाएंगे भी और कंट्रोल भी करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट। Also, a vast country like India needed a system of government that recognized its diversity.
भारत जितना बड़ा देश, ऐसे देश को एक ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए जो भारत की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करे, भारत में विविधता है उसको पहचाने, ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए थी। Thus the founding fathers and mothers were impressed by the British system of parliamentary government and were familiar with its structures and functioning. इसीलिए फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स माने हमारे देश में आज़ादी की नींव रखने वाले जो लोग थे वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी प्रभावित थे और उनसे काफ़ी फेमिलियर भी थे, परिचित भी थे कि उनका जो स्ट्रक्चर क्या था और उनका फंक्शनिंग क्या था, ये दोनों चीज से वो काफ़ी परिचित थे। Consequently, a parliamentary system of democracy based on the principle of universal adult franchise was adopted in India. उसके बाद क्योंकि वो प्रभावित भी थे ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम से और उसके स्ट्रक्चर और उसके कार्य प्रणाली से काफ़ी चिर परिचित थे, इस वजह से अंत में डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी वो तय हुआ और उसका आधार था बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधारित पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को इंडिया में अडॉप्ट किया गया। राइट, अब हम देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट क्या होती है? द संसद और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। भारत में सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी अगर होती है तो वो है पार्लियामेंट, जिसको हम संसद भी कहते हैं। द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम जो है, राइट, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, डेमोक्रेसी है। राइट, ओके। फिर द पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट में 3 डिवीजन है, 3 सेक्शन। सबसे पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है लोकसभा दैट इज लोअर हाउस एंड तीसरा है राज्यसभा दैट इज अपर हाउस। राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो क्या है? तो 18 से अबोव सबको मत देने का अधिकार, दैट इज यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर हेल्ड फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में जैसे इलेक्शन होती है वो कैसी होती है? वैसी ही जैसे स्टेट में इलेक्शन होती है। For the purpose of elections, the country is divided into constituencies. Elections के लिए कंट्री को constituencies में डिवाइड किया है। वैसे कंट्री डिवाइडेड नहीं है, बट इलेक्शन के लिए कंट्रीज को constituency में डिवाइड किया है, जिसको विधानसभा बोलते हैं। All adult citizens of India are allowed to vote. उसको ही कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत के हर एक अडल्ट सिटीजन को वोट माने अपना मत देने का अधिकार है। A representative is elected from each constituency. हर एक कंस्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आता है। Seats are reserved for the scheduled castes and the scheduled tribes. कुछ सीट्स SC और ST के लिए रिजर्व्ड होती है। From the elected members of the Lok Sabha, the political party with the highest number of elected members forms the government, either on its own or through a coalition of parties to obtain the requisite majority. Clear? क्या होता है कि इलेक्टेड मेंबर्स, जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उसमें से पॉलिटिकल पार्टी जो होती है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हो, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्टेड मेंबर्स हो, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? गवर्नमेंट बनाती है। और वो गवर्नमेंट कैसे बनाती है? या तो खुद के बलबूते पर, माने किसी भी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिल गए तो वो किसी और पार्टी से कोई
निस्बत नहीं रखेगी और खुद का गवर्नमेंट बना देगी, या फिर और थ्रू अ कोलिशन ऑफ पार्टीज टू ऑब्टेन द रिक्विजिट मेजोरिटी, या फिर गठबंधन। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, अलग पार्टीज दूसरी पार्टीज के साथ गठबंधन करके रिक्विजिट मेजोरिटी माने आवश्यक मेजोरिटी जो होती है, ठीक है, बहुमति, वो प्राप्त कर लेती है और फिर वो गवर्नमेंट बनाती है। द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड by the parties opposed to the ruling political party or coalition forming the government। पार्लियामेंट में जो ओपोजिशन होता है वो ओपोजिशन क्या होता है और कौन बनाता है? तो फॉर्म्ड बाय द पार्टीज ओपोज टू द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी के विरुद्ध में जो पार्टी होती है उसको ओपोजिशन पार्टी बोलते हैं। ये रूलिंग पार्टी हो या कोलिशन पार्टी हो, उसके विरुद्ध में जो होती है, माने एक ऐसी पार्टी जो मेजोरिटी है तो बाकी सारी की सारी पार्टी ऑपोजिशन, पर अगर कोई पार्टी ने गठबंधन किया है तो सामने की सारी पार्टी ऑपोजिशन, उसके अलावा। द पार्लियामेंट एक्ट एज अ कंसाइज कीपर ऑफ द गवर्नमेंट विथ मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन एंगेजिंग इन कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन इश्यूज कंसर्निंग द पीपल। पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट की एक कंसाइज कीपर, जागृत आत्मा जिसको बोलते, विथ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, उसमें होते हैं गवर्नमेंट के मेंबर्स माने रूलिंग पार्टी के मेंबर और ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं। वो किस में एंगेज होते हैं, बिजी होते हैं कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स में। किसकी डिबेट्स करते हैं? इश्यूज कंसर्निंग द पीपल, लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसकी डिबेट चलती है पार्लियामेंट। इट्स प्रिंसिपल फंक्शन लाइज इन मेकिंग लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री। उसका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या होता है कि कल्याण, देश के कल्याण के लिए, अच्छे के लिए कायदे कानून बनाना, राइट। ये उनका एक मेन फंक्शन होता है, कार्य होता है। लेजिस्लेचर का कंपोजिशन अगर देखें तो लेजिस्लेचर में क्या आता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको जिंदगी भर याद रखनी है, राइट। कब कहाँ कैसे काम आ जाए पता नहीं होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा, लोक मतलब लोग, लोग मतलब पीपल और सभा मतलब हाउस। Members are elected directly by the people, usually once every 5 years। हर 5 साल के बाद लोगों के द्वारा इनके मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं। और करंट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 545, 545 की साइज है स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इज। It takes 273 seats to form government at the national level। अगर पूरे देश में गवर्नमेंट बनानी है तो उसके आधे से एक ज्यादा, ठीक है, वो है 273 सीट्स लेनी पड़ती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। दूसरा है राज्यसभा। हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर की, जैसा यहाँ पे लिखा है। राज्यसभा में क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर? कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। 250 मेंबर्स हो सकते हैं। 12 members out of these are nominated by the President of India for their eminence in various fields such as music, art and literature। इसमें से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट एक्सक्लूसिवली नॉमिनेट कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स के, म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर। अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किए हो उस लोगों को सरकार जो है वो राज्यसभा का मेंबर चूज करती है। लता मंगेशकर जी है, तेंदुलकर है, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो राज्यसभा मेंबर्स बन चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 1/3 of these members retire every 2 years and elections to the seats are held। राज्यसभा में 1/3 of the members होते हैं, वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं इस सीट्स को भरने के लिए।
The member of the Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. राज्यसभा के मेंबर्स 6 साल के लिए चुने जाते हैं. अनलाइक द लोकसभा, द राज्यसभा इज परमानेंट हाउस. लोकसभा जो है उससे विपरीत राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है. लोकसभा है वो टेम्पररी हाउस है. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव. कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव में क्या होता है वो देखिए हम. कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फर्स्ट है द प्रेसिडेंट एंड हिज और हर पावर्स. पहला देखते हैं प्रेसिडेंट और उसके पावर्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. प्रेसिडेंट जो है हमारे देश में उसका क्या स्टेटस है? हेड ऑफ द स्टेट, माने पूरे देश का वो हेड है. ठीक है, सबसे बड़ा लीडर. द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है आर्मी की 3 विंग है. ठीक है, वो उनका ये सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट. एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, और हमारे कंट्री के वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं. हर बार प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन, पहले नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक. He or she acts on the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स माने मिनिस्टर्स की ग्रुप, उनकी सलाह लेकर काम करते हैं. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. और इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? कंप्राइजिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होते हैं, और इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हाउसेस के मेंबर्स जो इलेक्टेड है वो इनको इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं. उसके साथ साथ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स, राइट, एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये सभी लोग इकट्ठा मिलकर इनको चुनते हैं प्रेसिडेंट को. ही और शी सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो 5 साल के लिए उनका काम होता है. उनका टर्म जो होता है, उनकी सेवा जो ली जाती है वो 5 साल के लिए होती है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सेवरल पावर्स. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ पावर्स होते हैं, काफ़ी पावर्स होते हैं. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर्स विच इंक्लूड summoning both houses of the parliament and proroguing them to giving assent to bills for it to become laws among others. लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, जिनमें समनिंग माने सुनवाई करना, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा, उनको सुनवाई करवा सकते, सुनवाई के लिए बुला सकते. समनिंग इट मीन्स कॉल फॉर द हियरिंग. एंड प्रोरोगिंग देम, उनको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं. ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं एंड कॉल ऑफ भी कर सकते हैं. टू गिविंग असेंट टू बिल्स फॉर इट टू बिकम लॉज अमंग अदर्स. और एक और बात कि भाई जो बिल होता है उनको लॉ बनाने का आखिरी स्टेप है प्रेसिडेंट की सिग्नेचर. उनकी अनुमति के बिना कोई बिल लॉ नहीं बनेगा. Executive powers which include the appointment of the Prime Minister and other members of the Council of Ministers among others. Executive powers होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट देते हैं, और दूसरे मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंटमेंट, जैसे कि हम देखते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी में सबको ओथ दिलवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट.
फिनेंशियल पावर्स होते हैं विच इंक्लूड द पावर टू गिव असेंट to money bills and approve the presentation of annual and supplementary budgets before the parliament. पार्लियामेंट जो होता है उनमें जब बजट जब प्रेजेंट होने को होता है तो वो बजट प्रेजेंट करने की और सारी फाइनेंशियल जो मैटर्स होती है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने की अनुमति प्रेसिडेंट ही देते हैं, उनकी अनुमति के बाद ही ये होता है। जुडिशियल पावर्स It enables the president to ask for the advisory opinion of the Supreme Court on any important matter of public importance. Judicial power होते हैं, कानूनन पावर क्या होते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन मांग सकते हैं, किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांग सकते हैं और उसके आधार पे वो काम कर सकते हैं। तो ये पावर्स होते हैं फिनेंशियल, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस विथ अदर कंट्रीज एंड नेगोशिएट ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स थ्रू डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वॉर डिक्लेयर करते हैं, युद्ध जाहिर करते हैं कि हमारा कोई XYZ कंट्री से युद्ध हुआ है, एंड नेगोशिएट भी कर सकते हैं, माने उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ, राइट। जितने हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनके साथ बातचीत करने में मेन जो भूमिका होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। और सारे एग्रीमेंट्स भी जो हुए हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, ग्रुप एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, स्पेशल एग्रीमेंट्स होते हैं, कई एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके साथ भी बात करने के लिए यही होते हैं प्रेसिडेंट्स, और उनके लिए बात करने के लिए जाते हैं डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस, उनके प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि जाते हैं। द प्रेसिडेंट एंजॉयज सर्टन इमरजेंसी पावर्स एज वेल। कभी कभी इमरजेंसी पावर्स भी प्रेसिडेंट्स जो है वो एंजॉय करते हैं, तो वो इमरजेंसी भी इम्पोज कर सकते हैं, राइट। और वो इमरजेंसी में कोई ऐसा भी निर्णय ले सकते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक भी हो लेकिन वो इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हो, तो ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी या फिर कोलिशन के लीडर होते हैं। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down that there shall be a council of ministers with the prime minister as the head to aid and advise the president। हमारे संविधान की 74 आर्टिकल में लिखा है कि प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होने चाहिए। द प्रेसिडेंट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको इनकी एडवाइस के अनुसार काम करना है। द प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट का मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस है तब तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो PMO माने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो एंजॉय कर सकते हैं, माने अपना स्टेटस, अपना पोस्ट, अपना काम वो सब कुछ कर सकते हैं। द नॉर्मल टर्म इज 5 years, मैक्सिमम वो 5 साल तक, एक बार चुनने के बाद वो 5 साल तक अपना PMO का अपना काम वो कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलोकेट्स portfolios among the various ministers and reshuffles them according to his or her wishes। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो पोर्टफोलियो अलोकेट करते हैं। ग्लोसरी में हमने ये वर्ड डिस्कस किया है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स और मेंबर्स के स्टेटस और उनको जो दिया जाता है काम, वो सब कुछ मिला के एक बनता है, वो एक पोर्टफोलियो होता है। तो वो अलग अलग मिनिस्टर्स को ये पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं कि भाई आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया है, आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और रीशफल
भी करते हैं उनकी इच्छा के मुताबिक, कि ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया तो 5 साल तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता, नहीं। बीमारी आ जाए, किसी में मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए, या फिर ऐसा हो कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो भी उनको बदल सकते हैं। He or she can ask a minister to resign and even get him dismissed by the president. प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होते हैं कि वो किसी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट को कहकर वो उसी मिनिस्टर को डिसमिस भी करवा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अब हम डिबेट करेंगे रियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। उसकी एक केस स्टडी है, उसके केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे। केस स्टडी का मतलब होता है जो रियल में कुछ हुआ है उसके रिलेटेड डिस्कस करना। द एक्चुअल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हैव बीन डिबेटेड मेनी टाइम्स इन द पास्ट। काफी बार ये चर्चा हुई है कि प्रेसिडेंट के एक्चुअल पावर क्या होते हैं। अब हमें ये बात याद रखनी है कि इस चैप्टर के शुरुआत में हमने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसके बारे में चर्चा की थी, राइट। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जैसे कि इंडिया में सरकार का हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और पूरे देश का हेड होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथों में ही होता है। इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट के पावर्स का क्लैरिफिकेशन जरूरी है, जो हम यहाँ पे कर लेंगे। एक केस स्टडी मिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफर्ड स्ट्रांगली विद जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओवर द क्वेश्चन ऑफ द president's powers, and also question the tendency to equate the president's position with that of the British monarch. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति, वो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनसे काफी असहमत थे एक क्वेश्चन को लेकर। कैसा क्वेश्चन था, वो क्या था कि प्रेसिडेंट का पावर क्या होना चाहिए। और उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था कि प्रेसिडेंट के पोजीशन और आज की प्रेसिडेंट की पोजीशन और ब्रिटिश मोनार्क जब चल रहा था हमारे यहाँ, ब्रिटिश के हम जब गुलाम थे, तब की प्रेसिडेंट की पोजीशन, वो दोनों को इक्वेट कैसे किया जाए और उसका क्या वलन होता है, क्या एटीट्यूड होता है। उस दो क्वेश्चन के आधार पे इन दोनों का कन्फ्लिक्ट हुआ था। द फर्स्ट रियल क्लैश बिटवीन डॉक्टर प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू केम टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1951 ओवर द हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल जब 1951 में हिंदू कोड बिल जो है वो पास होने वाला था, तब उसके बारे में नेहरू और डॉक्टर प्रसाद के बीच में क्लैश हुआ था। क्लैश माने कन्फ्लिक्ट हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था। When Dr. Prasad clearly expressed the opinion that it should not be passed without having been circulated for public opinion. अब आप देख सकते हो जवाहरलाल, हमारे द ग्रेट जवाहरलाल नेहरू, वो 1951 में ही उनकी नीयत जो है वो नजर आने लगी थी कि हिंदू कोड बिल जो है वो कैसे पास करने वाले थे, कि पब्लिक ओपिनियन के बिना ही पास करने वाले थे। तो राजेंद्र प्रसाद ने मना किया कि भाई ये ऐसे पास नहीं होना चाहिए। इन हिज नोट टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर प्रसाद क्लियरली स्टेटेड दैट ही वांटेड to exercise his own discretion in assenting to bills, sending messages to parliament and returning bills for the parliament's reconsideration. ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आप फोटो देख रहे हैं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को क्लियरली बता दिया कि वो अपना वो पावर यूज करना चाहते हैं जिसमें बिल्स को वही असेंट कर सकते, माने अप्रूव कर सकते हैं। डिस्क्रिशन पावर माने उनका विवेक बुद्धि अनुसार जो पावर यूज किया जाता है वो। पार्लियामेंट को मैसेज देने का पावर और बिल को पार्लियामेंट के लिए दोबारा सोचने के लिए भेजने का भी पावर, राइट, रिकंसिडरेशन, ये पावर का यूज करना चाहते हैं। दिस व्यू ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर वाज फर्मली अपोज्ड बाय पंडित नेहरू। अब पंडित नेहरू तो पता ही है, गांधी जी से भी एक भी वोट नहीं मिलने के बावजूद गांधी जी से
प्राइम मिनिस्टर बनने की जिद करके बैठे थे और प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनकी वजह से अब इंडिया भुगत रहा है, वो भी हमने देखा। तो उन्होंने विरोध किया प्रसाद का, डॉक्टर प्रसाद का। He stated that power really resided in the ministry and in the legislature and not in the president. उन्होंने कहा कि पावर कहाँ पे होता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, रियल पावर होता है मिनिस्ट्री के पास और लेजिस्लेचर के पास होता है। We did not give him any real power but respect his position of great authority and dignity. हम प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं देते हैं, बट प्रेसिडेंट की पोजीशन और उसकी ग्रेट अथॉरिटी और डिग्निटी की हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नेहरू ने कह दिया। डॉक्टर प्रसाद रेज द इश्यू अगेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर टू दैट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। डॉक्टर प्रसाद ने फिर से इश्यू रेज किया था उस संदर्भ में कि प्रेसिडेंट का पावर और ब्रिटिश क्राउन का पावर उन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले गुलामी की बात थी, अब ये आज़ादी की बात है। इन व्यू ऑफ द अबव ही विश्ड इट टू बी इन्वेस्टिगेटेड एज अ मैटर ऑफ एकेडमिक डिबेट। ये एक एकेडमिक डिबेट हो ऐसा उनकी इच्छा थी और इन्वेस्टिगेशन हो कि भाई एकेडमिक मैटर के तौर पे, ऐसी उनकी इच्छा थी, राइट। तो ये एक केस स्टडी था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बीच में एक क्लैश हुआ था प्रेसिडेंट के पावर को लेकर। सो दिस वाज द केस स्टडी। द 42nd Constitution Amendment Act 1976 clearly explained the president's position। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां सुधार हुआ था, चेंज हुआ था, उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन होगी। इट सेड देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस। उनमें क्लियरली कहा गया है कि एक मिनिस्टर का ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप जो है और वो प्राइम मिनिस्टर, वो दो है प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में, जो प्रेसिडेंट को मदद भी करेंगे और सूचन भी देंगे, सलाह भी देंगे, सजेशन भी देंगे। और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, उनके काम करने के तरीकों में, तौर तरीकों में इस एडवाइस को लेकर वो बदलाव लाते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग टू काम करेंगे। किसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग टू? प्राइम मिनिस्टर और Council of Ministers. Accordingly, the President can have discretionary power in the matter only when the party system fails to throw up an obvious choice as the leader of the majority party. उस हिसाब से देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी माने उनका यूनिक पावर होना चाहिए जो अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार यूज कर सकते हैं। इन द मैटर ओनली, कब होना चाहिए, कब उनके पास होगा ये पावर? व्हेन द पार्टी सिस्टम फेल्स टू थ्रो अप एन ऑब्वियस चॉइस एज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। जब एक मेजोरिटी पार्टी के लीडर के तौर पे जो पार्टी रूल कर रही है वो एक क्लियर कट डिसीजन देने में असमर्थ रहे, तब जाके प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर यूज करने का राइट है, राइट। ये हम करेंगे। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया टिल डेट एंड मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन एनी वन ऑफ देम इन द क्लास बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स: टेन्योर, सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर एंड इमेज गैलरी, राइट। तो ये आपको एक CW बुक में कर सकते हो आप। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आज तक के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम, उनके फोटो और उनका टेन्योर माने काम करने का टाइम, कब से कब तक काम किया, राइट। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, right, which we'll discuss in the next video. See you in the next video.